हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं श्री लवकुश मिश्रा जी। आप प्रवक्ता हैं पीजीटी बायोलॉजी से और इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सर अपने बारे में आप एक संक्षिप्त परिचय दर्शकों को दें, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओके, मैं लवकुश मिश्र यहीं मुगलसराय के पास ग्राम बसनी का निवासी हूँ और वर्तमान समय में गंज ख्वाजा जनसों की मड़ई जो कि आरटीओ ऑफिस के पास है, वहीं मैं रहता हूँ। मैं उत्तराखंड में जीव विज्ञान प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहा, वहीं से सेवानिवृत्त होकर यहाँ मैं आया। आने के बाद मैं वर्तमान समय में यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल बबरी में जीव विज्ञान विषय का व्याख्याता हूँ, वहाँ जाता हूँ और उन बच्चों को गाइड करता हूँ। तो सर, बीइंग ए टीचर, मैं आपसे शिक्षा से जुड़ा हुआ एक अहम क्वेश्चन पूछूंगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना या कुछ और? देखिए, शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, उसको विविध आयामों से इस तरह से उसको सृजित करना होता है कि वो समाज का एक प्रमुख अंग बनकर उभरे। उसके व्यक्तित्व के अंदर उन सभी विशेषताओं का अभ्युदय होना चाहिए जिससे समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सके, एक समावेशी समरस समाज में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सके। इसलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को करना, उनके पूरे व्यक्तित्व को विकसित करना। मात्र नौकरी करना या नौकरी पाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। वो तो मामूली सा थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करके भी लोग नौकरी कर लेते हैं, कोई अपना व्यवसाय कर लेता है, कोई देखिए जो बहुत कम पढ़े लिखे वो तो पंचर लगा के भी अपनी जीविका चला लेते हैं। लेकिन जो एक समग्र व्यक्तित्व की बात आती है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। सोसाइटी के एक बहुत बड़े तबके का ये मानना है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का जन्म हुआ, भारत का उदय हुआ। लेकिन अगर उस समय की सोसाइटी को देखेंगे, अगर 15 अगस्त 1947 के दौर को आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए, जिनमें से महान शहीद सुभाष चंद्र बोस जी का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सिविल सर्विस क्लियर करने के बाद उनके पास सारे अवसर थे कि अपने जीवन को बहुत आराम से वो लंदन में बिता सकते थे, लेकिन वो उस चीज़ को छोड़ के भारत चले आए अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए। लेकिन आज जो सो कॉल्ड मॉडर्न शिक्षा है कि इवन लोग आईएएस और पीसीएस बनने के बावजूद भी घूसखोरी के आरोप में जेल जाते हैं। तो ये आधुनिक शिक्षा के नाम पे हम कैसे यहाँ तक पहुँचे और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन काल में भारत का स्वर्णिम काल था। उस समय शिक्षा पूरे विश्व में अपने स्वर्णिम काल से गुजर रही थी। तत्कालीन समय का नालंदा विश्वविद्यालय याद करिए, कैसी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पूरे विश्व में फैलाया। लेकिन धीरे धीरे आक्रांता आए, उन्होंने हमारे मूल ग्रंथों को नष्ट कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह हमें अपने कल्चर को, अपने को मिक्स करके हमें परोसना शुरू किया। तब से हमारे समाज के अंदर विकृति आनी शुरू हुई और हमें, चूँकि इतिहासकार कौन था? इतिहासकार वही लोग थे। इतिहासकार ने तोड़ मरोड़ कर हमारे इतिहास को विकृत करके प्रस्तुत किया और हमें वही अध्ययन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे हम अपने मूल संस्कृति और सभ्यता से विलग होते गए। बाद में वास्तव में देखिए तो शिक्षा का मूल उद्देश्य, जैसा मैंने कहा कि एक समाज को अगर हम नई दिशा न देख सके तो फिर क्या होगा। अभी आपने जो है सुभाष चंद्र बोस की बात कही, किस तरह से उन्होंने आईएएस होते हुए भी
उसे ठुकरा कर आए समाज में देखे कि नहीं, हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। आक्रांताओं ने जिस तरह से हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़ रखा है, इससे मुक्त कराने के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो नौजवानों को जागृत कर सके, उन्हें अपना अस्तित्व, अपना स्वाभिमान जगा सके, तब होगा। देखिए, विवेकानंद जी जब बहुत कम उम्र में उनके गुरुदेव ने अपनी जिम्मेदारी सौंपी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मैं भारत को समझूंगा नहीं, तब तक ये जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। तो वो शिष्यों ने कहा, ठीक है, आप भारत भ्रमण कर लीजिए। तो भारत भ्रमण करने के नाम पर वो सबसे पहले बनारस में ही आए, और जब बनारस आए तो उनके जीवन का पहला क्षण था। तो विवेकानंद जी बनारस में आए 3 बजे भोर में उठकर, चूँकि वो पढ़ने के शौकीन थे, कई किताबें उनके साथ रहा करती थी, किताबों से अध्ययनशील थे, बहुत अध्ययन करते थे। तो एक लंबा सा लबादा सा कुर्ते जैसा पहने थे, और उसी के जेब में 3-4 किताबें रखे थे। वो किताबें लेकर जब गंगा स्नान करने के लिए आगे बढ़े, गोदौलिया चौराहे से जब दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ने लगे, तो वहाँ पर 5-6 बंदरों का झुंड उनको घेर लिया। और चूँकि हाथ वो पुस्तकें लबादे के अंदर जेब में रखे थे, तो उन्होंने समझा कि कुछ खाने की चीज़ रखे हैं, उनको झपटने के लिए उनके ऊपर वो झपटने को तैयार हो गए, बार बार आक्रमण करने लगे। और विवेकानंद जी उस समय अपने को बचाते हुए, पुस्तकों को बचाते हुए बचने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय एक बहुत ही तेजस्वी संत विश्वनाथ गली से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि बड़ा तेजस्वी बालक इस तरह से घिरा हुआ है और बंदर सब इसके पीछे लगे हैं। तो उन्होंने वहीं से ललकारा, डरो मत, मुकाबला करो, डरो मत, मुकाबला करो। इतना सुनते ही विवेकानंद जी ने तथाकथित तब के नरेंद्र, बाद में विवेकानंद जी हुए, वो नरेंद्र अपने हाथ में पुस्तकें को जो पकड़कर बाहर निकाला जीप से, और उन्हीं पुस्तकों से उन बंदरों को धमकाने लगे, उनको धमकाने लगे। तो बंदर पीछे हट गए, भाग गए। विवेकानंद जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था। उस दिन से पूरे जीवन में मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या होता है। मैंने अपना मूल मंत्र बना लिया, डरो मत, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। तो ये शिक्षा का प्रभाव था, उन पुस्तकों के अध्ययन का ज्ञान था जो उनको बताया, और वही ज्ञान आगे चलकर विवेकानंद पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो विवेकानंद जी यही कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से डरिए मत, मुकाबला करिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो शिक्षा का मतलब ये हुआ, केवल भीरू बनाना और एक भयग्रस्त बना देना। हमारे अंदर वो जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, उनका अगर डेवलपमेंट नहीं हो सका, विकास नहीं हो सका, तो वो शिक्षा किस काम की। तो ये ह्रास जो आया है, इसमें जो विकृतियाँ आई हैं, ये उन आक्रांताओं की वजह से आई हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत समय तक गुलाम रहा। बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने भी अपनी गुलामी थोपी, वो अपने हिसाब से चलने लगे। उनको राज सत्ता चलाने के लिए आदर्श युवक युवती या बहुत गुणवान नागरिक की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें तो ज़रूरत थी जो ऑफिस में बैठकर बाबूगिरी करके उनका काम सरल कर देते। तो उसी हिसाब से उन्होंने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक शिक्षा नीति बना दी कि इनको बहुत ज़्यादा पढ़ाने, ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे हम पिछड़ते गए, हम अपने संस्कृत सभ्यता से बहुत दूर होते गए। नहीं तो हमारी जो प्राचीन समय की शिक्षा व्यवस्था थी वो उच्च कोटि की थी और अपने स्वर्णिम काल में थी। उस समय भारत का विश्व का नाम, पूरे विश्व में भारत का नाम एक अग्रणी था और इसको विश्व गुरु के नाम में जाना जाता था। लोग यहाँ अध्ययन करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय से जो शिक्षा ग्रहण करता था वो एक परिपक्व और सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व के रूप में उभरा है और समाज को, संसार को नई दिशा प्रदान किया है। लेकिन जब से इसमें जो है आक्रांताओं का, गुलामों का, इन लोगों का आक्रमण हुआ, इन लोगों ने उसमें दखलंदाजी की, तब से हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत अवनति हुई और हमारे कल्चर, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सब प्रदूषित हुए और सब में विकृति आ गई है।
मैं बात करूंगा कुछ ऐसी गलत धारणाएं, मिथ, कि अगर भारतीय प्राचीन सभ्यता की बात हो या भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की बात हो, हाँ। तो जो तथाकथित लिबरल होते हैं, जो अपने आप को आधुनिकता का पैगंबर मानते हैं, वो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और कुछ गलत धारणाओं को प्रोपोगेट करते हैं, समाज में प्रचार करते हैं उसका। तो वो कौन सी गलत धारणाएं हैं जो आपके सामने आई और आपको लगता है कि वो सरासर गलत है और सिर्फ एक दुष्प्रचार है? देखिए, ये जो इन लोगों के मन में जो धारणा बैठी है कि नहीं, हम जो है विदेशी भाषा, विदेशी संस्कार, विदेशों का हम नकल करेंगे, उनकी जो बताए गए रास्ते हम उस पर चलेंगे, तभी हम तथाकथित विकसित कहे जाएंगे, विकासशील, मतलब विकास, एक विकसित भारत के रूप में, विकसित नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन ये धारणा बहुत ही गलत है, या ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हैं जो कि आप समझेंगे तो, बल्कि आपको एक छोटा सा, मैं बहुत संक्षिप्त सा उदाहरण देता हूँ, आपको हंसी आएगी। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हम लोग को निमंत्रित दिया कि आज का लंच आपको हमारे यहाँ लेना है। हम लोग गए, ठीक है। उन्होंने विधिवत अपना भारतीय व्यंजन बनवाए, व्यंजन चल रहा था, तो उनकी पत्नी जी थोड़ा एडवांस टाइप की थी और इसी विकृति का शिकार थी। तो वो जो है, एक बार वो आई लेकर और पूछ रहे हैं कि एंड लेंगे, एंड लेंगे। अब मेरे तो समझ में नहीं आया कि एंड क्या है, हो सकता है कोई डिश हो। तो हमने कहा कि दे दीजिए ज़रा, इसका भी टेस्ट लेते हैं। तो पता चला कि उन्होंने बैगन का भुर्ता थाली में डाल दिया। तो बाद में मेरे समझ में आया कि वो अगर हिंदी में अपनी मातृभाषा में कहते हैं और लेंगे तो मेरे समझ में आता, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की चमक धमक में पढ़कर वो और न करके अंग्रेजी का एंड शब्द बोल रहे हैं कि एंड लेंगे, एंड लेंगे। अब बताइए कोई क्या समझेगा? तो कम से कम हमारी कल्चर जो है, हमारी जो भाषा है, हमारी संस्कृत जो है, वो हमें शिष्टाचार सिखाती है, उससे विमुख नहीं होने देती है। आज आप समाज में देखिए ना, पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर किस तरह से फुहड़ता, किस तरह से अश्लीलता, किस तरह से संस्कार परोसे जा रहे हैं। क्या अच्छी बात है? कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। बताइए, हमारी सभ्यता में सिखाया गया, बताया गया शिक्षा में कि दोनों हाथ जोड़कर, यानी 10 उंगलियों को मिलाकर और हृदय के पास रखकर तब झुककर विनम्र भाव से प्रणाम करिए। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और उन सबों को मिलाकर समग्र भाव से, पूरे इंद्रिय से, समर्पण भाव से, हृदय के विनम्र भाव से हम आपका अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप पधारिए हमारे कुटिया में, हमारे घर पधारिए। लेकिन आज क्या हो गया? आज हेलो, हाय, हाय। भाई हमारे यहाँ हाय कब कहते हैं? जब कोई मुसीबत की समस्या आती है, कोई विपत्ति आ गई, तब लोग हाय हाय करते हैं। अब हाय शब्द हो सकता है उन्होंने हाउ आर यू से लिया होगा, लेकिन हाय अब क्या है? अब 2 मित्र आ रहे हैं, एक रोड के बाएं साइड से, एक दाएं साइड से, बीच में स्कूटर से उनका तीसरा मित्र जा रहा है। अब दोनों को हेलो करना है, तो दोनों हाथ छोड़कर हेलो इसको भी, हेलो उसको भी। बैलेंस बिगड़ा, गिर गया, पाँव की हड्डी टूट गई, क्या फ़ायदा है भाई? तो हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि देखिए सिद्धांत में क्या है, लेकिन जो व्यवहार में शिक्षा हमें सुख दे, सुकून दे, शांति दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छे समाज की स्थापना में मदद करे, वो शिक्षा सबसे बेहतरीन है। कबीरदास जी ने भी एक जगह लिखा है कि लिखी लिखाई कछ नहीं, आखिन देखी बात, आ दुल्हा दुल्ही मिल गए, फीकी भई बारात। तो आप लिखी लिखाई पर क्या विश्वास करना? उस शिक्षा किताबी ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? किताबी ज्ञान तो हमें दिग्भ्रमित कर रही है, क्योंकि ये ऐसे इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई है जो हमारे संस्कृत और सभ्यता से नफरत करते हैं, हमारे मन में उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, जहर भरते हैं, और हम अपने कल्चर से विमुख होते चले जा रहे हैं। तो बंधुओं,
हम तो ये कहते हैं कि जो आप अनुभव में देखिए, अपने प्रैक्टिकल में देखिए, व्यावहारिक अनुभव में देखिए, व्यावहारिक ज्ञान ही सबसे अच्छा ज्ञान होता है और वही समाज को नई दिशा दे सकता है। आप अगर चाहें तो मैं इसमें एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग मुगल सराय से देहरादून जा रहे थे अपने कार्यस्थल पर छुट्टियों के बाद, तो यहाँ बैठ गए हम, हमारी श्रीमती जी थे, हम लोग इधर वाली बर्थ पर थे, उधर 3-4 मित्र लोग बैठे थे, वो अयोध्या के रहने वाले थे और चाय के व्यापारी थे, आसाम से आ रहे होंगे अपना व्यापार करके, वो अपने सीट पर, हम लोग कोई वार्तालाप नहीं। बनारस के आगे जब ट्रेन हुई तो एक मूंगफली वाला आया और कहा टाइम पास टाइम पास। हम लोगों ने भी ख़रीदा, उन लोगों ने भी ख़रीदा। हम लोगों ने मूंगफली का जो कागज़ के पैकेट में था उसको अपने रुमाल में पलट लिया और कागज़ के पैकेट को अपने सीट पर रख लिया, और वो लोग जो है मूंगफली का पैकेट निकाले और तीनों चारों लोग खा कर उसको छिलके फेंकना शुरू करिए, और हम लोग अपना छिलके उसी ठोंगे में इकट्ठा करते गए। करीब 10 मिनट बाद उसकी नज़र जब हम लोग पर पड़ी तो वो जो है फिर वही किया, अपने गमछे में मूंगफली को पलट लिया और ठोंगे में उसका छिलका रखने लगा। और जब हम लोग का मूंगफली ख़त्म हो गया तो हमने उस ठोंगे को खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो वो लड़का नीचे बैठ करके जितना छिलका गिराया था वो सब छिलका इकट्ठा करके और उस ठोंगे में रख कर उसने बाहर फेंक दिया। तब हमसे मुखातिब हुआ और सिंपल सा प्रश्न किया, बड़ा सरल सा, कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि जहाँ तक ट्रेन जाएगी, देहरादून। तो कहा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं मामूली सा शिक्षक हूँ, बच्चों को शिक्षा देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा योग्य इंसान बने। तो कह रहा है कि हमारे यहाँ जितने शिक्षक लोग हैं हम लोगों को संस्कार तो सिखाते ही नहीं हैं। आपने बिना कुछ कहे अपने आचरण व्यवहार से जो हमें बता दिया, सिखा दिया कि जहाँ हम रहें गंदगी न करें, साफ़ सफाई रखें, कैसे व्यवहार करें, ये मुझे बड़ा प्रभावित किया है। और वो मेरे पैर पर पकड़ लिया, गिर पड़ा, कहे आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ और वास्तव में मेरा नाम कंचन है और मैं एक व्यापारी हूँ चाय का। आप अयोध्या आवें तो आपके रहने रुकने और घुमाने का पूरा इंतज़ाम मेरा रहेगा। तो हमने कहा ये समय की बात है, मैं कोई वादा नहीं करता हूँ, पहुँच भी सकता हूँ, नहीं भी पहुँच सकता हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो शिक्षा, देखिए शिक्षा 3 तरह की हुई। एक तो वो शिक्षा हुई किताबी ज्ञान, किताब में जो लिखा है मैंने पढ़कर सुना दिया, उसमें अपना बुद्धि विवेक तर्क कुछ नहीं लगाया, जो है वो बता दिया। अब वो शिष्य के या उस शिक्षार्थी के दिमाग में, दिलो दिमाग में कितना असर करेगी, कुछ नहीं समझ में आया। दूसरा हुआ कि हम उसको करके दिखाएं, ज्ञान को करके दिखाएं व्यावहारिक में, कि देखो ये ऐसे चल रहा है। आजकल विज्ञान की किताबें आपने देखा होगा कि आ रही हैं नए शिक्षा नीति में, तो आओ करके देखें एक प्रयोग के रूप में, कि जो हमने सिद्धांत में पढ़ा उसको अपने व्यवहार में उतारें, देखें होता है कि नहीं। तो ये दूसरे नंबर का ज्ञान है, थोड़ा उससे श्रेष्ठ है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ शिक्षादान या शिक्षा व्यवस्था वो है जो अपने आचरण और व्यवहार से दी जाती है। हम अगर अच्छा आचरण व्यवहार करके अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो उससे वो ज़्यादा सीखते हैं, वो किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रवीण होते हैं, वो व्यावहारिक पहलू जो प्रैक्टिकल करते हैं उससे भी ज़्यादा वो होते हैं। तो मेरे विचार से श्रेष्ठ शिक्षा व्यवहार वाली है। आचरण व्यवहार से अगर हम करें तो निश्चित रूप से हम भारत को फिर सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, दुनिया में फिर जो है विश्वगुरु बना सकते हैं और अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में ये विद्रूपता आ गई है, विकृति आ गई है, इसको दूर करने की नई शिक्षा नीति, हमारी तत्कालीन सरकारें समय समय पर नई शिक्षा नीति लाती गई हैं। श्रीमान राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने एक नवोदय स्कीम लाकर नवाचार लाए कि नई शिक्षा नीति हम लाएंगे। उसके अनुसार उसके अनुपालन में हम लोगों की एक ट्रेनिंग भी दी गई, प्रशिक्षण दिया गया, मॉड्यूल दिए गए कि किस तरह से, उनका थीम यही था कि व्यवहार पर आधारित शिक्षा हो और जो किताबी ज्ञान, रटी रटाई ज्ञान है उससे हम व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन
बस हमारे यहाँ वही है कि योजना बनती है, कुछ दिन उस पर काम होगा, फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर नई शिक्षा नीति आ रही है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति आए तो उसमें भारतीय संस्कृति उसके मूल में हो, हमारे संस्कार हों। आप उन संस्कारों में, संस्कृतियों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में व्यक्तित्व का निर्माण उन्हीं विधा से हो सकता है। और शिक्षा का जो मौलिक या मूल उद्देश्य है यही है कि व्यक्ति के अंदर जो छुपी प्रतिभा है, उसके अंदर जो छुपे गुण हैं, उनको प्रस्फुटित होने का, मुखरित होने का अवसर प्रदान करे। और जब तक वो प्रदान नहीं होती है तब तक वास्तव में शिक्षा का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। और ये तभी होगा जब हम इसको अपने आचरण व्यवहार से भी अपने बच्चों को, छात्रों को शिक्षित करने का प्रयत्न करें और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, तभी यह संभव है। खेल है, खेल कूद आप नहीं देंगे तो भाई स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, उसका सर्वांगीण विकास कैसे होगा। उसको कूप मंडूक एक जगह बैठा दीजिए तो कैसे संभव है। आजकल जो मैं देख रहा हूँ, एक और संस्कृति बड़ी तेजी से विकृति का रूप ले रही है, हमें कहाँ से कहाँ एक खंदक में ढकेल रही है, वो है मोबाइल संस्कृति। घर घर में मोबाइल, हर बच्चा जो है पहले आउटडोर गेम को छोड़कर इंडोर गेम भी अब छोड़कर मोबाइल गेम में घुसा हुआ है। बताइए उसका बौद्धिक विकास कैसे होगा। चीज़ मैं आप इंटरफेयर करना चाहूँगा हाँ। कि मोबाइल खराब है बच्चों के लिए, डॉक्टर्स पे बोलना शुरू कर चुके हैं। उनका जो ध्यान है, अटेंशन है, वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है और पेरेंट्स को ये बात मालूम है, उसके बावजूद भी बच्चों के हाथ में मोबाइल देख के वो एकदम इग्नोर कर देते हैं। अब बोलेंगे तो भी वो होता है कि डांटना, लेकिन ऊपर के मन से, हाँ। लेकिन फिर छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत सही, सबसे घातक है। बहुत सही आप कह रहे हैं। इसके लिए मैं अपने अनुभव से एक बात आपको बताऊंगा कि आप जो है बच्चों को जब स्कूल से घर आते हैं, उनको थोड़ा सा उनको रिफ्रेश देकर नाश्ता वास्ता करा के फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ी देर बैठाइए और कुछ चटपटी कथानक कहानियों की किताबें, पुस्तकें रखिए, एक आध आप पढ़िए, पहले आप पढ़िए, फिर उनको दीजिए कि बेटा देखो एक कहानी पढ़ो या उनको सुनाओ। फिर धीरे धीरे उनका मोबाइल से ध्यान हटाइए। वो मोबाइल में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि उनको चटपटी सामग्री मिलती है, तो मनोरंजन के दृष्टि से कभी जो है किसी चीज़ से कई चीज़ें सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं तो वो भटक जाते हैं। तो धीरे धीरे हमें छुड़ाना है और जब हम करेंगे तो हमको हमारा बच्चा देखकर वो भी अनुपालन करेगा। और जब हम खुद मोबाइल में घुसे रहेंगे तो हम अपने बच्चे को कैसे रोक पाएंगे। मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। हाँ, और जब भी वो देखते हैं तो पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल रहता है तो उनको भी वो आकर्षित करता है और फिर वो भी वही चीज़ फॉलो करने लगते हैं। तो बच्चों को छुड़ाने से पहले पेरेंट्स को इसके ऊपर काम करना। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया ना कि आचरण व्यवहार से दी गई शिक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होती है और ज़्यादा ग्राह्य है। जितना हमको देख कर बच्चे सीखते हैं उतना ग्राह्य है। देखिए मैं यहीं पढ़ाता हूँ बबुरी में, तो क्लास में कई बच्चे जब गलत पोस्चर में बैठते हैं उनको टोकता हूँ कि नहीं सही पोस्चर में बैठो, नहीं आगे चलकर परेशानी होगी। क्योंकि भाई हम जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं तो शरीर के या विज्ञान से ज़्यादा समझते हैं, उनको बताते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भी अगर बैठे हैं चेयर पर तो सही पोस्चर में बैठते हैं, क्लास में मूव करते हैं, चलते हैं तो स्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट सीधा करते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि शुरू में आवाज़ हमें 4-5 साल वहाँ जाते हो गया, इस बीच में हमारे शिष्यों में बहुत परिवर्तन आया है। उन्होंने अपने आचरण व्यवहार में बहुत परिवर्तन किया है। और आप वहाँ पर अगर जाएंगे तो जीव विज्ञान के छात्रों और दूसरे सब्जेक्ट के छात्रों में निश्चित रूप से एक आप अंतर पाएंगे। उनके हाव भाव में, उनके जो उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, उसका जो प्रस्तुतिकरण करते हैं उसमें। तो ये आचरण व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था लानी है तो उसके मूल में हमें आचरण व्यवहार पर बल देना ही पड़ेगा।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और निश्चित जो बातें आपने बोली हैं, उम्मीद है कि जो भी पेरेंट्स, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने बच्चों को गलत लत छुड़ाने से पहले वो खुद उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आचरण के द्वारा दी गई शिक्षा ही प्रभावी होती है और ग्राह्य होती है। तो अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, क्योंकि जो अनुभव और जो ज्ञान यहाँ पे आपको मिल सकता है वो निश्चित ही न सिर्फ आपको बल्कि आपके आने वाले जनरेशन को, बच्चों को भी गाइड करेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।